साथियों, मैं लेक्चरर बलविंदर सिरसा से आपसे जो पीटीआई रिक्रूटमेंट का जो केस था उसके बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूँ। सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ज़्यादातर वो जो इनकी पीटीआईज़ की जो स्टेट कमेटी है, जो कोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देखती है, उससे मैं पहली बात तो ये करना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ बेसिस दिए थे कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम के, जो 23 अगस्त को हुआ था। उसके बारे में मीडिया में बहुत सारी बातें हैं। उसको दरकिनार करते हुए हम ये देखें कि कमीशन का इसके प्रति क्या रवैया है। कमीशन का कहना है कि ये नकल का केस है, ये उस तरह की पेपर लीकेज नहीं है। और इसे अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नकल और पेपर लीक है, ये दो अलग अलग मैटर हैं, इनको अलग अलग ही डील किया जाता है। अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो जब पेपर चल रहा है एग्ज़ाम सेंटर में, तो वहाँ अंदर जो कैंडिडेट हैं वो एक दूसरे से नकल करते हैं, या उनको कोई ऐसी उनके पास बुक है या वो पर्ची से कर रहे हैं, उसको नकल कहा जाता है। विद इन द सेंटर वो नकल होता है, वो कॉपिंग का केस होता है। अगर पेपर बाहर चला गया, आउटसाइड द सेंटर चला गया, उसे लीकेज कहते हैं। अगर इस केस में भी देखें जो 23 अगस्त में हुआ था, वो हिसार में जो कैंडिडेट था उससे पेपर जो करवाने आए तो बाहर से आए थे। बाहर से कैसे आ सकते हैं? अगर दूसरे 2-3 किलोमीटर का वहाँ किसी दूर धर्मशाला में बैठकर कोई पेपर कर रहा है, एफआईआर हुई है, एफआईआर में उसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, अगर वो उनके पास 2-3 किलोमीटर पेपर वहाँ था ही नहीं तो गिरफ्तारी क्यों? उनका नाम कैसे आ गया एफआईआर में? अगर एफआईआर में नाम है, अगर उनके पास कुछ बरामद हुआ होगा, पेपर हल क्यों कर रहे होंगे? उनके पास जब पेपर नहीं था हल क्यों करेंगे वो? उनके पास पेपर था, वो हल कर रहे थे, वहाँ वो भेज रहे थे। इसका मतलब क्या है? पेपर बाहर चला गया तो लीक होगा ना। इसको दूसरों को ऐसे डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर लीक हुआ, बाहर चला गया तो लीक हो गया। अंडरस्टूड है ये। दूसरी बात इसमें जो कहने वाली है, अगर आपकी खुद की एफआईआर ये कह रही है पेपर लीक हुआ, पेपर दूर से पकड़ा गया है, उनकी एफआईआर हुई, आपने उनके रिमांड ले रखे हैं और आप कह रहे हो पेपर लीक नहीं हुई, तो नकल का मामला है कि ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात, जो ऐसे इतना तगड़ा गिरोह है, इतने उसके में अंदर व्यक्ति शामिल हैं, इतने बंदे शामिल हैं, वो माहर हैं किसी न किसी काम में, जो इस तरह का काम कर सकते हैं 10-12, वो एक आदमी तो हायर नहीं कर सकता उनको। एक को नकल करवाने के लिए सारा जो हरियाणा के इतने माहर आदमी इकट्ठे होके 4-5 लाख के रुपये एक आदमी के लिए ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने पेपर लीक करवाया और पता नहीं कितने कैंडिडेट से उसने पैसे लिए होंगे, और सेंटरों में भी वो पेपर अपना सेंड कर सकते हैं। तो ये इतना छोटा मामला नहीं है, सरकार को इसमें देखना चाहिए। दूसरी बात, ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम जैसे हमारे जो साथी हैं पीटी, उनकी यूनियन है, वो विरोध भी कर रही है टेस्ट को कैंसिल किया जाए। मेरे ख्याल से इससे बजाय जो आपकी स्टेट कमेटी है वो एक सॉलिड केस फाइल करे, अपनी देख रेख में करे, दूसरों ने किया है नहीं किया इसको ना देखे, एफआईआर की कापी नाल लगाकर उसको केस फाइल करे। केस ये सॉलिड है खुद, क्योंकि ये एफआईआर हुई है वो सुपरडेंट ने करवाई है। कंसर्न जो सुपरडेंट था, जो सेंटर में जिसमें नकल चल रही थी, ऐसा हो रहा था, उससे एफआईआर में पहले जो कंसर्न स्टूडेंट वहाँ हाजिर था उसको लेकर आगे से उसको चेन बनाकर वहाँ सबको पकड़ा है। कहने के बावजूद जो एफआईआर कमीशन ने करवाई, बिहाफ ऑफ द कमीशन सुपरडेंट ने करवाई है, वो ऐसे इससे भाग नहीं सकता। वो आप दूसरे जो लॉजिक है आपके पास हैं, जो पेपर डिफ़िकल्ट था, ये ऐसे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। जो पेपर लीकेज है उसको आप सॉलिड ध्यान दो, उसको लेकर कोर्ट में जाओ। कोर्ट में सरकार उसको जब तक इन्वेस्टिगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, उनके पास की थी या नहीं थी, या नकली है या असली है, या कितने और लोग उसमें शामिल हैं, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब तक और आराम से रुक सकता है वो। पहली गल तो कैंसिल होना चाहिए पेपर। प्लीज़ आप मेरी जो आपकी स्टेट कमेटी है, वो जो इसके कोर्ट में मामले को देखती है, उनको मेरी विनती है भी वो इसको अच्छी निगरानी से देखे, खुद देखे, दूसरों के भरोसे मत रहे। ये लीकेज का केस है, लीक हुआ है पेपर, आप इसको अच्छे से देखें। जो दूसरी बात मैं आप सभी से ये करना चाहता हूँ,
जो आपके केस में कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन ये है अभी, जो प्राइमरी रिस्पोंडेंट था आपके केस में वो कमीशन था, सरकार थी। आप उसमें बाद में ऐड हुए क्योंकि आप अफेक्टेड थे। लेकिन जब आप केस हारे तो सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया आप केस हार गए। अगर सरकार केस हार गई और आपको निकाल दिया, आप मालाफिट नहीं हो लेकिन मोस्टली इफेक्टेड आप हो। इसीलिए यही इस केस की कंट्राडिक्शन है। अब अगर आप भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जैसे आपकी रिव्यू लगी हुई है उसमें जाते हैं, किसी भी तरह से आप, हमारे जो वकील हैं, जो पॉइंट्स हैं मैं भी डिस्कस करूँगा। उम्मीद मैं ये करूँगा कि आपके जो स्टेट कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मामले देखते हैं हमारे साथी, वो इसको देखें। मैंने अपनी यहाँ आपके धरने पर भी 2-4 बार ऐसे इससे संबंधित कुछ बातें की हैं, तो इस उम्मीद से कि इससे कुछ आपकी हेल्प हो जाए। जैसे जो आपका फ़ैसला है उसमें पहला तो ये है, अभी पॉइंट है, अभी जो दूसरे साथी हैं वो आपको, जो आपका रिज़ल्ट आया था उसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद इस सारे प्रोसेस में हिस्सा लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में ये स्पष्ट लिखा हुआ है वो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी भी साथी को जो सेलेक्ट हुए हैं या अनसेलेक्टेड हैं, किसी को भी जो क्राइटेरिया चेंज हुआ था किसी की भी माध्यम से उनको पता नहीं था, इसलिए वो चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है इसमें ना, जो आपका प्रोसेस है वो मिडवे चेंज किया गया है। मुझे लगता है इस पॉइंट को ज़्यादा एलेबोरेट करने की भी ज़रूरत है। मैं आपको कोशिश करता हूँ, जो मेरी समझ में है मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, तो इस उम्मीद से भी आपकी इससे कुछ हेल्प हो जाए। जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट आती है और आपका जो प्रोसेस है शुरू हो जाता है, टेस्ट होता है, फिर वो कैंसिल हो जाता है, ऐसे एक प्रोसेस चल गया। उसके बाद में जो कमीशन ने कुछ चेंजेस की, उसमें क्या है कि आपको जो मिडवे शब्द बरता गया है, अभी चल रहे प्रोसेस में, आप चल रही गेम में आप नॉर्म चेंज नहीं कर सकते, ऐसा है। वो मेरे ख्याल में ये इसका ऐसा है, अभी आपने जो आपके वकील हैं जहाँ जब तक ये केस चला, इसमें मेरे को नहीं लगा भी जो कमेंसमेंट पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इसमें 2 बार आइडेंटिफाई होता है। और जो आपका डिफेंड करने वाले थे या डिफेंस में आपके ये बात कभी आई नहीं, क्योंकि जब पहले आपका प्रोसेस चला तब उसमें टेस्ट था और इंटरव्यू थी, वो चला। जब आपका टेस्ट कैंसिल कर दिया गया 3/8 को, जब आपका टेस्ट कैंसिल कर दिया गया तो इंटरव्यू शेड्यूल आया, तब उन्होंने क्या किया, अभी कमेंसमेंट पॉइंट है जो दूसरा नया हो गया। चलते प्रोसेस में जब तक वो पहला प्रोसेस चल रहा था, अगर उसको चेंज किया तो उसको कट कर दिया, उसको सारा प्रोसेस है जो 200+25 का प्रोसेस था वो छोड़ दिया, क्राइटेरिया नया लेकर आए। नया नहीं, पहले यूज़ हुआ क्राइटेरिया जो कमीशन ने पहले यूज़ किया था उसको ही एक्सेप्ट कर लिया और चालू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि उसके कमेंसमेंट पॉइंट 2 है। पहला तो जब एडवर्टाइजमेंट आई वो चल रहा था, जब उसको पहले को डिस्कार्ड कर दिया उन्होंने, तो दूसरा कमेंसमेंट पॉइंट वहाँ से चलता है आगे, उसके बाद कोई नॉर्म चेंज नहीं किए उन्होंने। दूसरी बात एक मैं और इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जब ये प्रोसेस भर्ती का प्रोसेस होता है ना, जब ये लंबा चलता है, 2-3-4 साल चलता है, जैसे आपका भी 4 साल चला, 6 में आई तो 10 में अपॉइंटमेंट ली, तब कुछ चीज़ों का अपने आप अनिवार्य चेंज करने पड़ जाते हैं। जैसे इसमें आया भी एक, पहले तो उन्होंने 8 टाइम्स कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट्स को कॉल किया था, बाद में ये आ गया। अभी ये एक बड़ा मसला इसमें दिखाया गया है, जैसे इतना मतलब है नहीं वो, क्योंकि अगर पहले उन्होंने 8 टाइम्स कमीशन ने कहा, फिर बाद में उस सबको बुला लिया, तो आप एक्चुअली ना फैक्ट देखें उसमें, क्योंकि जो उसके सीनियर अधिकारी होंगे उन्होंने वर्ड बदले हैं, सिर्फ वर्ड्स बदले हैं। आपको लगा भी ये हेराफेरी की है उन्होंने, इसका स्टैंडर्ड डाउन करने के लिए सभी को बुलाया है। जैसे अगर एक और देखो, उन्होंने पहले जो 8 टाइम्स एलिजिबल कैंडिडेट मांगा था, फिर ऑल एलिजिबल हो गया। एलिजिबिलिटी को चेंज नहीं किया उन्होंने, उसको डाउनग्रेड नहीं किया, बिल्कुल चेंज नहीं किया उसको। अगर 8 टाइम्स कैंडिडेट आते, अगर 1983 है, इसको 8 टाइम्स आप लें तो वो जाएंगे 16,864। जब दूसरी बार लिख दिया अभी ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन बी एंटरटेन्ड और फॉर कॉल फॉर इंटरव्यू, तो वहाँ आए 15,882। इसका मतलब क्या है? इसको मैं तो ऐसे समझता हूँ, जो वहाँ अधिकारी थे, जो जिनको पहले
इस तरह के प्रोसेस का तजर्बा है, जो 2-3 साल जब चल जाते हैं, जो प्रोसेस चल जाता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट उसमें वैसे ही और किसी एडजस्ट हो जाते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो मतलब जो जब उनको पता चल गया अभी जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ही 1500 समथिंग हैं, 15882 हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं। आपके इसमें लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है, जो इंटरव्यू में आए एलिजिबल कैंडिडेट थे वो 15882 हैं। अगर 15882 कमीशन को पता चल गया भी इतने ही हैं सारे, तो उसने आल कैंडिडेट क्यों किया? क्योंकि वो जो सीनियर अधिकारी थे जिनको इसका तजर्बा था, उनको मालूम था अगर ऐसे ही लिख देंगे हो सकता कोई रह जाए शब्द किसी कैंडिडेट को, जैसे होता ही अक्सर कैंडिडेट 1-2 बार किसी वजह से रह जाते हैं, दोबारा उसको एडवर्टाइजमेंट तो इश्तिहार देकर कोशिश किया जाता है भी सभी, क्योंकि कानूनी अड़चने हैं जो उस बाद में कोर्ट चला जाएगा, ऐसी मुश्किल से बचने के लिए कमीशन को ये करना पड़ता है। जैसे आपके भी एतराज़ है जो पहले मांगे थे फिर दूसरी बार मांग लें, क्यों मांग रहे हैं वो? क्योंकि किसी तरह की इसकी कोई भी प्रोसेस जो करना है उसके बाद में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन कोर्ट की या ऐसी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने वर्ड चेंज किया। 8 टाइम्स की जगह अगर 8 टाइम्स होते तो 16,864 आने चाहिए थे इंटरव्यू शेड्यूल में, पर आए कितने? 15,882। जब उसको पता था थोड़े है, कम है, पहले कम है उनसे, तो बुलाया ही उतनों को उन्होंने। अब ये आप जब इसको लें तो कैसे भी ले सकते हैं आप, उन्होंने वर्ड बदला है, कैंडिडेट बड़े नहीं इससे, उन्होंने एलिजिबिलिटी है जो वो चेंज नहीं की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाउनग्रेड नहीं किया। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, अब भी जब आपके फार्म जो 1983 के भरवाए गए हैं तो उसमें भी क्योंकि वो जो एडवर्टाइजमेंट 6 में आई थी, आज एडवर्टाइजमेंट के रीफिल फार्म करवा रहे हैं 2020 में, उसमें भी 2 कोरिजेंडम आपके एज के रिलेटेड, एज की क्लैरिफिकेशन के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आपके फार्म आए थे 2006 में, अब 20 में भरवा रहे हैं, तो उसको दुरुस्त करने के लिए कोरिजेंडम देना पड़ता है, उसको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। इसीलिए कि वो टाइम स्पेल है, जो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आती है अगर उसको चलते चलते 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं तो उसमें कोई मतलब उसके कंसिक्वेंसेस, टाइम के कंसिक्वेंस अफेक्टेड होते हैं, तभी उससे कुछ मतलब इधर उधर चेंज करना पड़ता है। अगर चेंज करेंगे तो चलेगा वो, इसलिए इसको इतना बड़ा बनाया जाएगा, कोर्ट में फैसले में है इसको बनाया गया है, लगा अभी डाउनग्रेड करने के लिए, ऐसी कुछ बात नहीं है। ये पॉइंट भी मेरे ख्याल से जो आपकी सुप्रीम कोर्ट कमेटी है उसको देखना चाहिए। आपके केस में दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो ये है कि आपका वकील या हम कोई भी अगर कोर्ट में जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन अराइज करते हैं, करें कैसे भी करें, उसका जो जैसे मैंने कमेंसमेंट का कहा या और भी पॉइंट्स हैं, उसका सारे का रिकॉर्ड है जो कमीशन और सरकार देगी। वो हम अपने आप और कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस करके उनको नहीं दे सकते। सरकार ने और कमीशन ने अपने आप को डिफेंड करना है। अगर वो उनकी जो प्रोसीडिंग डिटेल्स हैं, जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है, जो उस समय प्रोसेस के दौरान उनका रिकॉर्ड था, अगर सरकार उसको ठीक ढंग से वहाँ कोर्ट में पेश नहीं करती तो हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। ये इसकी कंट्राडिक्शन है मेन। जैसे कोई भी केस है उसमें अगर दूसरा इसमें पॉइंट है जो आपके केस में वो है भी जो एक्सप्लेनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न एक्सप्लेन नहीं किए गए, वो हम जो कैंडिडेट है वो नहीं कर सकते। जो प्राइमरी रिस्पोंडेंट है कमीशन है वो करेगा इसको कैसे करेगा ये हमें मालूम नहीं है, अब तक तो उसने किया नहीं। दूसरी बात ये है, जो दूसरा एलिगेशन है जिसकी वजह से आपकी जो रिक्रूटमेंट क्रैश हुई है, वो ये है कि ये डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ही कि जो सारा काम है ये अकेले कमीशन के चेयरमैन ने किया है, दूसरे मेंबर्स में उसकी सहमति थी नहीं थी, इसका कोई रिकॉर्ड है, जो उसकी प्रोसीडिंग है, उसकी मीटिंग्स हुई हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो कोर्ट में नहीं दिया गया। तो यही इसकी कॉन्ट्रडिक्शन है। हम कुछ भी कैसे भी करने की कोशिश करें, किसी तरह अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करें, जो कैंडिडेट्स हैं उनके वकील या हम, वो कैसे करेंगे? क्योंकि रिकॉर्ड तो उनके पास है, रिकॉर्ड वो पेश करेंगे, अपने आप को ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट देंगे तो कोई बात बन सकती है, वरना कैसे करेंगे हम कैसे करेंगे? दूसरी बात, जैसे एक कमीशन ने अपने सुप्रीम कोर्ट में 2 एफिडेविट, एक 2014 में, एक 2020 में फरवरी में दिया है, उसके बिना पर जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चला उसके बिना पर ही फैसले आए। जब उसको सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट इन्होंने दिया कैंडिडेट्स के, जब मांगे गए
कमीशन से भी आपके पास और पोस्ट्स हैं कि नहीं है वैकेंट, इसके बारे में मैंने पहले यहाँ सिरसा के जो धरना स्थल है उस पर बताया था भी ये एफिडेविट जो रॉन्ग दिया है, ये नॉर्म के अनुसार नहीं है। ये बाद में मैम श्वेता जी ने वहाँ जो हमारी मदद भी कर रही हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने इसको जो एफिडेविट था इसको जो आरटीआई के माध्यम से आरटीआई के हवाले देते हुए इसको कहा भी सरकार ने ये गलत एफिडेविट दिया है। पर मैं यहाँ एक और पॉइंट स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब मैंने यहाँ धरना स्थल पे ये बताया था, सिरसा के सभी साथी जानते हैं, मेरा ये पॉइंट था भी ये जो इन्होंने कमीशन ने जो एफिडेविट वहाँ दिया है वो उसमें कॉम्प्लिकेशन ये है, ओनली ये मालाफिड नहीं है। अगर आप उसमें फैक्ट चेंज करते हो, आपके पास पोस्टर्स थी और आपने नहीं दी, ये मालाफिड है। ये अकेला मालाफिड नहीं, ये इलीगल भी है। इलीगल इसीलिए है कि जो मामला जो 2010 में है, 10 में कोर्ट में है, अगर आपने उस 12 में किसी वजह से कोई नॉर्म चेंज कर दिए तो वो जो जब तक वो केस चलेगा वो नॉर्म है जो आप डिपार्टमेंट में ले सकते हैं, आप डिपार्टमेंट चला सकते हैं। जैसे इनको जो पीटी थे इनको आपने टीजीटी में कर दिया, ये आपके नॉर्म है। ये आपने उनको कोई टेक्निकल कन्वीनियंस के लिए इस तरह से कर दिया आपने, कोई बात नहीं, ये आपका अधिकार आपने किया। पर अगर वो 2010 वाला केस चलेगा, जब तक भी कोर्ट में चलेगा, उसको अगर आप एंटरटेन करोगे तो वो रूल उन पे अप्लाई नहीं होंगे। जैसे इन्होंने किया भी 12 के नॉर्म्स है, जो 2012 के नॉर्म्स है, इनकी रूल्स के अकॉर्डिंग देते हुए ये कहा कि 12 हमने हमारा डाइंग केडर है और हम इनको नहीं रख सकते, हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है। जबकि ये है भी जब तक वो 2010 वाला केस चलेगा, आप 2012 के रूल्स से उस केस को एंटरटेन नहीं कर सकते। कोई एक्सप्लेनेशन 2012 वाली आप 10 के रूल में नहीं ला सकते। अगर ऐसे होता तो आज जब 2020 में सरकार ने पोस्टें निकाली हैं तब वो 12 वाले रूल कहाँ गए, क्यों नहीं अप्लाई हुए? क्योंकि ये केस ही 2010 पे, इस पर जो 12 में आपने नॉर्म चेंज किए, क्योंकि जब कोई केस कोर्ट में चला जाता है तो स्टेटस को हो जाता है। आप कोई नॉर्म कोई पोजीशन बदल नहीं सकते। अगर आप बदलने की कोशिश करोगे या बदलोगे तो वो न्याय कैसे होगा? इसीलिए ये जो एफिडेविट दिया है ये अकेला मतलब मालाफिड नहीं है, ये फैक्चुअल डिस्टॉर्शन नहीं है अकेली, ये इलीगल भी है। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी है, मेरी उनसे ये भी रिक्वेस्ट है भी इस बात पर भी ध्यान दें भी ये जो एफिडेविट इन्होंने दिया है ये अकेला ये नहीं है भी इन्होंने पोस्टें छपाई हैं, ये इलीगल भी है। ये उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद सभी साथियों को स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे केस में कंट्राडिक्शन क्या है, कि अगर सरकार हमारे साथ नहीं है तो ये केस अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो उसमें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। दूसरा, मैं आपसे सभी से बेनती करूँगा, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और ये मेरी कोशिश थी कि सभी साथियों को ये सुने, सभी साथियों तक पहुँचे, कि सब जो हमारे साथी हैं या इस केस से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो हमारी स्थिति है कोर्ट में या मैदान में वो स्पष्ट हो जाए। अंत में मैं जो आपकी स्टेट कमेटी है उनसे बेनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अगर किसी को इस तरह से लगता है भी हम उनकी कोई सलाह मशवरा देकर मदद कर सकते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी है जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब दूसरी साइड ऑफ हरियाणा सभी साथियों के पास ये वीडियो पहुँचे और उन्हें जो बातें हैं स्पष्ट हों। प्लीज़, थैंक यू।